सभी बच्चों को सुप्रभात में स्वागत है। बच्चों, आज मैं पाठ 11 शीर्षक का नाम अव्यय के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो पहले एक सप्ताह पहले अव्यय का ही भाग 1 बताया था, आज भाग 2 अव्यय चैप्टर का ही बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे भी ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पढ़ाई होती है, कोई भी चैप्टर, और उस पर बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वह सीख नहीं पाते हैं। और जो बच्चे ध्यान देते हैं तो वे पढ़ाते पढ़ाते उस चैप्टर का बहुत सारा ज्ञान सीख जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस अव्यय चैप्टर को, भाग 1 को, जो अगले सप्ताह बताया गया था, उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे और अपने कॉपी पर साफ साफ शुद्ध राइटिंग में जरूर लिख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं अव्यय का भाग 2 बताने जा रहा हूँ, जिसमें अव्यय के भेद और उसके परिभाषा और उसके उदाहरण को विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अव्यय के भेद। अव्यय के भेद, अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के हिंदी भाषा में 4 भेद होते हैं। नंबर 1 में क्रिया विशेषण। नंबर 2 में संबंध बोधक।
संबंध बोधक। नंबर 3 में समुच्चय बोधक। नंबर 3 में समुच्चय बोधक। नंबर 4 में विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। बच्चों, हिंदी भाषा में अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 में क्रिया विशेषण, नंबर 2 में संबंध बोधक, 3 में समुच्चय बोधक और 4 में विस्मयादि बोधक। अब जो ये 4 भेद जो बताया गया है, उन सभी भेदों को बारी बारी से परिभाषा देंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अपने ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी पढ़ाई ब्लैक बोर्ड पर होती है और बच्चे इसे अच्छी तरह से देखते हैं, गौर करते हैं, तो वे उस चैप्टर का बहुत सारा मुख्य बातें आसानी से समझ जाते हैं और फिर वह चैप्टर जो पढ़ाई होती है उसे समझने में कभी भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता। तो ठीक है, नंबर 1 अव्यय का नंबर 1 भी क्रिया विशेषण का परिभाषा देखें। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण करते हैं। जैसे हिरण बहुत तेज दौड़ता है। हिरण बहुत
तेज, हिरण बहुत तेज दौड़ता है। पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण का परिभाषा फिर से एक बार सुन लें। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। पता है इसमें कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण बहुत तेज दौड़ता है, पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। दौड़ना एक क्रिया और यह हिरण के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें हिरण बहुत तेज दौड़ता है, तो यह क्रिया की विशेषता हो गया कि हिरण जो है वह बहुत तेज दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। पिताजी प्रतिदिन सैर करने के लिए जाते हैं, इसमें भी पिताजी सैर करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है कि प्रतिदिन सैर करने जाते हैं, यानी प्रत्येक दिन सैर करने जाते हैं, तो यह क्रिया विशेषण हो गया। और इसका परिभाषा भी बहुत आसान हो गया कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 में संबंध बोधक संबंध संबंध बोधक, अव्यय का दूसरा भेद संबंध बोधक। इसका भी परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। संबंध बोधक किसे कहते हैं? यह अव्यय का दूसरा भेद है। तो संबंध बोधक का परिभाषा आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसे भी सीखने का प्रयास करें। जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त इन्हीं दो संज्ञाओं या सर्वनामों का
सर्वनामों का संबंध सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं आपस में जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे उस घर के पीछे उस घर के पीछे नीम का एक वृक्ष है। दूसरा उदाहरण, ठंड के मारे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं। बच्चों, संबंधवाचक अव्यय का भी परिभाषा ध्यान पूर्वक देखें और सुनने का प्रयास करें। जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किन्हीं दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उस घर के पीछे नीम का एक वृक्ष है, ठंड के मारे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं। यहाँ पर दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ संबंध बताया जा रहा है। उस घर के पीछे नीम का एक पेड़ है, जो घर के पीछे नीम का पेड़ है, वह घर और नीम के पेड़ जो वृक्ष है उसके साथ संबंध को बता रहा है। ठंड के मारे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं। ठंड के कारण मैं सिकुड़ता जा रहा हूं, यानी ठंड और मैं जो वहां पर जो हैं वो दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। संबंध बताने का बोध हो रहा है, आपस में संबंध बताने का बोध हो रहा है। तो इसका परिभाषा से ही यह उदाहरण भी स्पष्ट हो रहा है कि जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किन्हीं दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उस घर के पीछे नीम का एक
वृक्ष है, ठंड के मारे मैं सिकुड़ता जा रहा हूं। तो ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे नंबर 3, अव्यय का भेद नंबर 3। अव्यय का भेद नंबर 3 में समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय, समुच्चय बोधक। अब आइए समुच्चय बोधक के बारे में हम लोग जाने। जो अव्यय का भेद नंबर 3 है उसके बारे में जानने का प्रयास करें। इस समुच्चय बोधक क्या है या समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द किन्हीं दो शब्दों, जो शब्द किन्हीं दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन को गए। दूसरा उदाहरण है, आराधना ने
आराधना ने कहा कि उसे ज्वर है। बच्चों, अव्यय के तीसरा भेद जो है वह समुच्चय बोधक होता है। उसका परिभाषा भी ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। जो शब्द किन्हीं दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है कि जो शब्द किन्हीं दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और सीता वन गए, राम और सीता को जोड़ दिया और वह दोनों वन को गए। आराधना ने कहा कि उसे ज्वर है। आराधना ने कहा कि उसे ज्वर है, उसे बुखार है। आराधना और ज्वर को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसके परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है वह दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब आप लोगों का एक और भेद है, जो भेद नंबर 4 है, वह है विस्मयादिबोधक अव्यय। चार में विस्मयादिबोधक अव्यय, इसे भी परिभाषित किया जा रहा है। इसे भी ध्यान से आप लोग सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि ब्लैक बोर्ड पर जो बताए जाते हैं उसे अच्छी तरह से ध्यान देकर सुना जाए तो वह चैप्टर बहुत आसानी के साथ बच्चे समझ जाते हैं। विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं? जो शब्द हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा, आदि भावों को
प्रकट करते हैं उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे अरे, जैसे अरे, यह विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, जो एक सीधी पाई और नीचे बिंदु होता है। ओह, विस्मयादिबोधक के जितने भी उदाहरण हम देंगे उसके अंत में विस्मयादिबोधक का चिन्ह भी लगाना आवश्यक होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अरे, ओह, वाह, छी, छी, धत, साबस, साबस, उफ, उफ, हाय, बाप रे, बाप रे, बाप रे बाप। बच्चों, विस्मयादिबोधक अव्यय का भी परिभाषा एक बार पुनः फिर से सुने और ध्यान से समझने का प्रयास करें। जो सब हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे अरे, हम लोग बोलने चलने चलने के क्रम में अरे का प्रकट करते हैं और अरे के बाद जो चिन्ह दिया हुआ है विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, जो एक पाई और नीचे बिंदु होता है। और मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में कि विस्मयादिबोधक शब्द का उदाहरण जब हम शब्दों में देते हैं, वाक्यों में भी देते हैं, तो उसके अंतिम में विस्मयादिबोधक का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। ओह, वाह, छी, धत, शाबाश, उफ, हाय, बाप रे बाप आदि। यह विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग आम दिनों की तरह करते रहते हैं। जैसे कोई चीज होता है, किसी को हम लोग बुलाते हैं तो अरे शब्द का उच्चारण करते हैं। ओह, जब कोई चीज गलती हो जाती है तो हम लोग उसको अफसोस करते हैं, ओह बहुत गलती हो गया, मुझसे बहुत गलती हो गया। वाह, जब कोई अच्छा कार्य करता है हम लोग उसको वाह करके धन्यवाद भी देते हैं। छी, धत, शाबाश, उफ, हाय, बाप रे बाप आदि, ये सभी विस्मयादिबोधक
अव्यय का उदाहरण होता है। तो बच्चों अभी आप लोगों को ये विस्मयादिबोधक अव्यय के चारों भेद को लिखकर फिर उसका बारी बारी से परिभाषा को बताया गया, उसके उदाहरण को बताया गया। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में आज इतना ही था। अब आप लोग अपने कॉपी को निकालें और गृह कार्य लिखने के लिए तैयार हो जाएं और उस गृह कार्य को जो भी ये चैप्टर बताया गया है उसी के अंदर से बहुत ही आसान प्रश्नों को दिया गया है। आप उसे अपने स्तर से हल करके अपने कॉपी पर लिखेंगे और फिर उसे याद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो आइए गृह कार्य के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 2। अव्यय के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 3। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखें। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं?
क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण दें। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5। विस्मयादिबोधक अव्यय के आठ उदाहरण लिखें। बच्चों, अव्यय चैप्टर से आप लोगों को 5 प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए हैं। जो आप लोगों को बताया गया उसी के बीच से यह प्रश्न है। इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, अव्यय किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 2, अव्यय के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 3, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखें। प्रश्न संख्या 4, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण दें। प्रश्न संख्या 5, विस्मयादिबोधक अव्यय के 8 उदाहरण लिखें। बहुत ही आसान प्रश्न है और यही सब प्रश्न आप लोगों को आगामी होने वाले परीक्षा में भी आएंगे और इसके आधार पर ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से साफ और शुद्ध राइटिंग में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज बस अव्यय चैप्टर को इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।